दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सी डेटा टाइप्स के बारे में बातें करेंगे और सी डेटा टाइप्स में स्पेशली बिट्स और बाइट्स के बारे में बातें करते हैं। बिट्स और बाइट्स सी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे फंडामेंटल होता है, क्योंकि मेमोरी में हम बाइट्स में डेटा को स्टोर करते हैं और बाइट्स अंततः बिट्स में स्टोर्ड होता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सिस्टम प्रोग्रामर के लिए। जो लोग कर्नल में प्रोग्रामिंग करते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनको ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 7 टेस्ट केसेस। 7 मैं टेस्ट केसेस आपको दूंगा स्क्रीन पे, तो आपको बताना है उसका आउटपुट क्या होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो डेटा टाइप का जो साइज होता है या वैल्यू होता है या मेमोरी में कैसे स्टोर्ड होता है, उसके बेसिस में आप क्या आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, इनके बारे में बातें करेंगे। और एक नेगेटिव नंबर को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, तो जनरली टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूज़ किया जाता है, तो उसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उसको कैलकुलेट करके स्टोर किया जाता है मेमोरी में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटीजर। 4 बाइट होता है इंटीजर, तो साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स होता है, उसको मेमोरी में हम कैसे स्टोर करते हैं। सो उससे हमें जानकारी मिलेगी कि हमको क्या करना है, किस तरह से स्टोर करना है। और अंततः मैं लैब डेमो दूंगा। लैब डेमो में हम जो कोड जो 7 टेस्ट केसेस शुरू में बताए गए हैं, उनको मैं रन करूंगा। रन करके आपको दिखाऊंगा कि उनका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है और उसको एक्सप्लेन करूंगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को अपने टेस्ट केस के साथ। सो पहला टेस्ट केस ये रहा आपके सामने। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो आपको कोड दिया गया है कैरेक्टर सी, प्रिंट करना है आपको। सी का वैल्यू 255 है। सो जो आपका वैल्यू 255 ने असाइन किया है, सो जब उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो क्या प्रिंट होगा, इसके आपके 4 चॉइसेस हैं। -1, 255, 0, ओवरफ्लो कंडीशन। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उसको रिज्यूम कर सकते हैं। सो इसका आंसर आपके सामने ये रहा, -1। अगर आपने सही गेस किया था तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसका नॉलेज है कि कंप्यूटर में कैसे ये स्टोर हो रहा है मेमोरी में। अगर नहीं आंसर सही नहीं किया था तो इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आखिरी में इस प्रोग्राम को रन करूंगा और इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। सो चलिए हम दूसरे टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर का वैल्यू 128 डालने की कोशिश की है। सो सी का वैल्यू 128 हुआ, कैरेक्टर डेटा टाइप, उसको हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो इसके भी 4 चॉइसेस आपके पास, -1, 128, -128, ओवरफ्लो कंडीशन। तो अगेन आप पॉज कीजिए, थोड़ी देर सोचिए, फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, फिर से चालू कीजिए। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा कुछ लोगों के लिए, इसका आंसर होगा -128। क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको डेफिनेटली डिटेल में रन करके बताऊंगा और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों -128 आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमने कैरेक्टर सी है, उसका वैल्यू को फिर चेंज किया है, सी इक्वल टू -1। तो हमारा वैल्यू सी -1 है, लेकिन जब डिस्प्ले करेंगे तो वो क्या डिस्प्ले होगा कंप्यूटर में, सिस्टम में। -1, 1, FF, 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 FF। सो अगेन पॉज कीजिए और गेस कीजिए कितना है, और फिर उसको फिर से चालू कीजिए। हो सकता है कि इसमें आपने सही बताया हो। आंसर होगा FF, 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 FF 4 बार। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे बाद में, इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में कि ऐसा क्यों आता है। चौथा टेस्ट केस। चौथे टेस्ट केस में हम फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं, सी का वैल्यू 256 ले रहे हैं। ठीक है, और इसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है क्या ये 256 आएगा इसका आउटपुट, या 0 आएगा, या कंपाइलर पर निर्धारित होगा ये, या फिर एक ओवरफ्लो कंडीशन होगा। अगेन पॉज कीजिए, आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए चालू करके, फिर देखते हैं। तो इसमें आप आंसर देखेंगे तो आप लोग बहुत ढंग से सोच सकते हैं आंसर को,
क्योंकि इसका आंसर जरूरी नहीं है कि एक ही आए, ठीक है, क्योंकि आप कंपाइल करेंगे तो कुछ आपको कंपाइलेशन एरर या वार्निंग मिलेगा, जब रन करेंगे तो कुछ अलग डेटा आएगा, ठीक है। सो जनरली इस प्रकार के कोड में आपको 2 आउटपुट की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो एक ये हो सकता है कि आपने 256 डाला है जो कि कैरेक्टर में स्टोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैरेक्टर 255 तक मैक्सिमम ले सकता है वैल्यू, तो ये उसके बियॉन्ड है। तो एक आंसर होगा ओवरफ्लो कंडीशन। सो जनरली कंपाइलर क्या करता है, कई बार ऐसे, क्योंकि हमने इसको हार्ड कोड कर दिया, लिख दिया इस नंबर को, सो कंपाइलर उसको चेक करने की कोशिश करेगा और बोल सकता है कि ये ओवरफ्लो है। कई बार कंपाइलर वार्निंग देता है और एरर देता है, ठीक है। अगर ये वार्निंग दिया तो हम इसको रन कर सकते हैं, रन करेंगे तो हो सकता है इसका वैल्यू 0 आए, जनरली 0 आएगा, ठीक है। तो आप ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सो इससे हमें क्या मतलब, जो इतने सारे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टेस्ट केसेस 1 2 3 4 इतने सारे दे रहा हूँ, उससे हमें ये जानना जरूरी कि जो नंबर को मैं अलग अलग डाल रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैनिपुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, बस नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन उसका आंसर बहुत अलग अलग आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो हमको इसका नॉलेज नहीं है या सिस्टम ख़राब है, लेकिन जनरली सिस्टम ख़राब नहीं होता, इसका मतलब हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज तभी आएगा जब आप इसको बिट लेवल पे, तो पहले तो ये बाइट हुआ, उसके बाद बिट लेवल में समझने की कोशिश करेंगे, तो वो उसी का मैं डिटेल आपको एक एक करके बताऊँगा। अब 5वां टेस्ट केस लेते हैं। 5वां टेस्ट केस हम इंटीजर वैल्यू की तरफ चले गए, इंटीजर है ये, ठीक है। तो आई का वैल्यू -2 डाल रहे हैं और उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसके भी 4 चॉइसेस हैं, -2 0 FE FF 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 FE। तो इसको भी आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर चालू कर सकते हैं। सो आपका आंसर आएगा FF FF FE, तो -2 नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा जब हम इसको रन करेंगे कि ऐसा आंसर क्यों आता है। फिर इंटीजर है, फिर मैंने चेंज किया, इसको 256 डाल दिया, %x में लिख रहा है, तो इसका क्या आउटपुट होगा, 256 होगा कि 100 होगा कि FF होगा कि FF 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 00 होगा। अब इसको पॉज कर सकते हैं और फिर जानने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से कुछ लोग सही गैस कर सकते हैं, एक्चुअली इसका आंसर 100 होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर B है। तो इसको भी देखेंगे हम बाद में। और आखिरी सवाल में हमने -256 डाला है, आई का वैल्यू -256 है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखिएगा इसका आंसर 256 आएगा कि 100 आएगा कि FF आएगा कि FF 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 00। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कई बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली आपको मिलेगा आखिरी वाला FF 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 00। तो ये क्यों आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तभी संभव है जब आपको इसका मेमोरी में किस तरह से स्टोर करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन मालूम हो। अगर रिप्रेजेंटेशन मालूम है तो समझ में आएगा, अगर नहीं मालूम है तो कभी आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा, मैंने 7 एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत सारे लोग डिबगिंग करते करते थक जाते हैं कंपनीज में, क्योंकि वो खाली प्रिंटफ और आउटपुट देखते रहते हैं और ये कन्फ्यूज रहते हैं कि सिस्टम ऐसा क्यों दे रहा है, और फिर सिस्टम को दोष देते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं जो मैंने देखा है जो सिस्टम को दोष देते हैं कि मेरा सिस्टम ख़राब है, मशीन में कोई प्रॉब्लम है या कंपाइलर सही नहीं है। ऐसा जनरली कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको समझना है कि ऐसा क्यों आ रहा है। जनरली मशीन फॉल्ट नहीं है, मशीन कभी गलत आंसर नहीं देता है, ठीक है। अगर मशीन सही है तो सही आंसर देगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये थोड़ा अधूरा है, इनकम्प्लीट। सो अब इसको हम देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मेमोरी में इनके डायग्राम बना करके थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ये सारी चीज़ों को एक एक करके, ठीक है। फिर प्रोग्राम को रन भी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है और क्यों आता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेमोरी में बनाने की कोशिश करते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, और फिर कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसी मेमोरी में, कैसे एक नेगेटिव नंबर को स्टोर किया जाता है मेमोरी में, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या होता है, और इंटीजर को देखेंगे जिसमें 4 बाइट होता है वो कैसे मेमोरी में हम लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है हमें समझना, ठीक है। अगर आप इसको समझ लिए तो जो 7 प्रॉब्लम्स थे जो मैंने दिए थे मोस्टली आप उसको सॉल्व कर लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा स्क्रैच पैड रेडी है। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको मैंने एक बनाया है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप देखिए इसको, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक बाइट है, ये सिंगल बाइट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सिंगल बाइट, ध्यान रखिएगा ये एक बाइट है।
तो हम कैरेक्टर से चालू करते हैं, ठीक है। हमारा सपोज कैरेक्टर डेटा टाइप है, कोई कैरेक्टर डेटा टाइप सी है, उसमें हमको कोई वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू सपोज हम जस्ट अपने एग्जांपल के लिए ए लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट लाइक दैट ऐसे ही लिखा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये जो है अपना, तो जो ए है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको बाइनरी में लिखें, ठीक है। आपको मालूम होता है जैसे भी कोई नंबर होता है उसका हमको बाइनरी नंबर चाहिए। सो बाइनरी नंबर के लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर के लिए उसका पहले एस्की वैल्यू ढूंढेंगे। तो ए का जो एस्की वैल्यू होता है 65 होता है, ठीक है। तो 65 हो गया। तो ये एक कैरेक्टर, हम कैरेक्टर को ले रहे हैं अभी, ठीक है। और कैरेक्टर में अभी हमने कैरेक्टर लिखा है, साइंड अनसाइंड आप देखेंगे तो ये कैरेक्टर सी है, बाय डिफॉल्ट ये साइंड डेटा होता है बहुत सारे कंपाइलर्स में, ठीक है। तो ये साइंड डेटा है। 65 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? 65 को अगर बाइनरी में लिखना चाहेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बाइनरी मतलब सिंगल बाइट है, कैरेक्टर 1 बाइट होता है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक 1 बाइट दिखाई देगा, और इसको बाइनरी में मतलब टोटल 8 बिट्स आपको दिखाने हैं। तो ऑब्वियसली मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, 000 ऐसा नहीं है। 65 को अगर आप बाइनरी में लिखेंगे तो आपको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 00 1 फॉलोड बाय शायद तक ये होगा, ठीक है। 1 मिनट मुझे भी देखने दीजिए। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2, 3, 4, 5। सो ये 32 हुआ। तो ये सही नहीं है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक 0 यहाँ डाल देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं 6। हाँ 64 हुआ, +1 65। आप चिंता मत कीजिए कि मैं क्यों लाया हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करना है तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। तो अगर 65 है हमारे पास तो हम इसको BC-L कर सकते हैं। सो BC-L करके इसका वैल्यू ले आते हैं। हमारा आउटपुट बेस जो होगा वो सपोज 2 होता है और इनपुट 65 है, तो हमारा वैल्यू आया 1 5 zeros और 1, है ना। तो 1 है और 5 0 और 1 है। सो मैंने यही डाला है अपने स्क्रैच पैड में, 1 के बाद 5 0 और 1, ठीक है। सो ये डेटा करेक्ट हो गया। अब आप देखिएगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ठीक है। जब नंबर को हम देखते हैं तो आपको एक और कॉन्सेप्ट जरूरी है, वो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। सो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में होता है उसको जनरली बोला जाता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो 0 वाला जो दिख रहा है आपको, पोजीशन नंबर 7, ये समझ लीजिए आप। तो ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे राइट मोस्ट इधर दिख रहा है आपको, इधर साइड जो है 1 दिख रहा है, ये हो गया आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। इसको पोजीशन नंबर 0 बोलते हैं। सो मेमोरी में जब हम इसको टाइप भी करेंगे सब डेटा को, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये सब 0 रहेंगे। आप देखिएगा ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और फिर ये 0 है, और फिर ये 0 है, और ये 1 है। पोजीशन ये 1 हो गया और ये हो गया 0, ठीक है। तो ये जो नंबर 65 है उसको हमने सिंगल बाइट मेमोरी में डाला है। ये मेमोरी ये बिट पोजीशन से 0 से लेकर के 7 तक, ठीक है। सो ये सारे बिट लोकेशंस में हमने इसको डाल दिया है। सो इस तरह से सिंगल बाइट नंबर जो होता है या कैरेक्टर आप जो देख रहे हैं वो मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमारे को आसानी होगी जब हम उसको स्टोर करेंगे तो क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो हमने तो 65 लिखा। अब थोड़ा सा जानकारी ये डालते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो बोल दिया हमने, ठीक है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेकिन क्या होता है डेटा टाइप में साइंड और अनसाइंड दोनों होते हैं, साइंड नंबर और अनसाइंड नंबर, ठीक है। तो पहले हमको ये देखना है कि अगर आपका कोई अनसाइंड, यहाँ पे तो एग्जाम्पल था हमारा कैरेक्टर सी 65 जो कि साइंड था, ठीक है। तो ये 7th बिट पोजिशन दिख रहा है, ये हमेशा साइन पोजिशन होता है साइन रिप्रेजेंटेशन में। अगर आपका साइन नंबर है जो पहले ऑलरेडी था, अगर ये साइन नंबर है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। साइन कैरेक्टर सी जो लिखा हुआ है दोनों सेम है, ठीक है, कैरेक्टर सी और साइन कैरेक्टर। अगर हम इसका वैल्यू ए डाल रहे हैं तो आपको समझ में आ गया है कि ए का वैल्यू 65 होता है और ये मेमोरी में ऐसा रहेगा। लेकिन एक और समस्या है। समस्या ये है कि आप साइन नंबर में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो नंबर अनसाइंड होगा या साइन, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 65 तो पॉजिटिव नंबर था, हम नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करेंगे, है ना। तो अब थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि जो साइंड नंबर है पहले उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सो पॉजिटिव नंबर जब साइन नंबर होता है तो उसमें ये साइन बिट होता है, ठीक है। अगर ये 0 है, अगर जो आपका MSB 0 है, अगर MSB 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
वो पॉजिटिव नंबर है। और अगर आपका MSB जो है वो 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है, सिंपल। सो अब आप देखिएगा कि MSB का वैल्यू जो है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। जब भी साइन नंबर होता है तो MSB देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 0 था। तो अब ये बताइए कि अगर हम पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको तो कितना बड़ा पॉजिटिव और कितना छोटा पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो पॉजिटिव नंबर का हम रेंज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप देखेंगे टोटल 7 + 1 8 बिट्स होते हैं। 7th बिट 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद कितने बचे, खाली 7 बिट पोजीशंस बचते हैं हमारे पास। ये हो गया 0, ये पोजीशन। तो इसमें अगर सभी 0 हैं, ऑल आर 0, सभी 0 हैं सातों के साथ, तो उसका वैल्यू फाइनली होता है 0। लेकिन अगर सातों के साथ जो बचे हुए 1 है, 1 1 है, तो उसका वैल्यू हो गया 127। तो आप देखेंगे कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है और बाकी ये सारे के सारे 0 या सारे के सारे 1 है, तो आपका एक रेंज मिल गया आपको। सो इसी तरह से आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 है वैल्यू, तब आप उसको कैसे ढूंढेंगे? तो जो बिट नंबर, बिट पोजीशन जो 0 है उसका वैल्यू 1 हो गया, बचे 7 बिट्स ही बचे हैं हमारे पास, ठीक है, साइन नंबर के लिए। तो उसमें भी अगर आप 0 0 डालते हैं और ये 4 0 डालते हैं तो इसका क्या वैल्यू है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद 1 1 डालते हैं और ये बाकी 1 डालते हैं तो ये क्या हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि ये भी 0 होगा, ये भी 127 होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। तो हमको कैसा पता चलेगा कि ये क्या नंबर होता है? तो एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे मैं आपको बता दूंगा कि ये जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में हम कैसे देख सकते हैं अगर वो नेगेटिव साइन है तो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम लिख रहे हैं, इस केस में लिख रहे हैं 1 3 0 और 4 0। तो ये नेगेटिव नंबर हो गया पहला वाला, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे आपको मालूम है बाइनरी से डेसिमल में लाना है तो 2 to the power 0, फिर 2 to the power 1, 2 to the power 2, ऐसा करके हम लोग लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते जाते हैं। तो 1 × 2 to the power 0, 0 × 2 to the power 1, 0 × 2 to the power 2, 0 × 2 to the power 6 और आखिरी में 0 × 2 to the power 7। जनरली ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 0 × 2 to the power 0, फिर 0 × 2 to the power 1, ऐसा चलते जाएगा, सारे के सारे 0 हो गए और लास्ट वाला बचा है, ठीक है। सो लास्ट वाला हम बोलेंगे 1 × 2 to the power 7। क्यों 2 to the power 7? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, 7th है, तो ये आ गया हमारा एक नंबर। लेकिन बहुत जरूरी चीज ध्यान रखना है, ये एक साइन है, नेगेटिव साइन है, ठीक है, 1। तो हम लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × 2 to the power 7। 2 to the power 7 128 होता है, तो फाइनल रिजल्ट आ गया -128। तो ये एक तरीका होता है, अगर आपके पास साइंड नंबर्स हैं, साइन नंबर है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो -1 से मल्टीप्लाई 2 to the power 7, ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगर वो 65 था, आपने देखा 65 था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 है तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। तो यहाँ देखेंगे तो अगर आपका 65 है तो 65 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, 0 1 0 0, 0 1 0 0, 0 1 0 0 और 3 0 1 है ना, 3 0 1। तो ये कैसा इम्प्लाइज दैट का हुआ, आप देखेंगे तो ये हो गया 2 to the power 0 × 1 है ना। तो ये तो सिंपल आपने बेसिकली 2 to the power 0 × 1 प्लस 2 to the power 1 × 0, 2 to the power 2 × 0, सारे 0 होते जाएंगे, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 × 1, ये याद रखिएगा, 2 to the power 6 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला ये तो हो गया 1 और ये जो दूसरा वाला है 2 raised to the power 6, 64 हो गया। सो आंसर आ गया 65। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप साइंड नंबर की तरफ देखते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। अगर वो 0 है तो उसको इग्नोर कीजिए, अगर वो 1 है तो -1 × 2 to the power जो भी आपका नंबर ऑफ बिट्स हैं उस डेटा टाइप में। तो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया था, तो इसमें टोटली 8 बिट्स हैं, तो जो 2 to the power 7 हो जाएगा, n-1, n मीन्स नंबर ऑफ बिट्स। अगर ये इंटीजर होता तो 32 होता है, इंटीजर 32 - 1
31 हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है नेगेटिव साइड में। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आपको एक और अच्छा एग्जांपल दिया जाता है जिसमें हम इसका क्या वैल्यू होगा। इसका वैल्यू तो हमको समझ में आ गया, ये -128 अभी हमने कैलकुलेट किया। इसका क्या वैल्यू होगा ये अब हमको देखना है, ठीक है। तो हमने किया 1, 4 ठोक 1 है और 4 1 है, ठीक है। सो 2 टू द पावर 0 इंटू 1, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि ये पहला वाला है, हम यहाँ से जा रहे हैं राइट मोस्ट से, प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1, ऐसा चलते रहेगा। कब तक चलेगा ये? 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस ये 2 टू द पावर 6 इसके लिए है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो इसके लिए था, लास्ट वाला है उसके लिए हम माइनस करेंगे, तो ये 2 टू द पावर 7 इंटू -1 करेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो ये 1 प्लस, तो इसका जो वैल्यू आएगा जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यू आ रहा है, ये तो आ गया 1, उसके बाद वाला आया 2, उसके बाद वाला आया 4, फिर आया 8, फिर आया 16 प्लस 32 प्लस 64, इतना आ गया ये 6 का, ये 1 2 3, ये अप टू 2 टू द पावर 6 तक का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये आया लास्ट वाला लास्ट वाला जो देखेंगे वो हो गया -128, ये जो है -128 है ना, -128। जब ये इसको आप टोटल ऐड करेंगे, इस वैल्यू को टोटल ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 127, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का आ गया 127 और -128, सो फाइनल आंसर आया -1। सो आप देखेंगे अगर वो नेगेटिव नंबर है और सारे के बिट पोजीशंस 1 है तो वो होगा आपका हमेशा -1। सो ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे एक ट्रिक से किया जा सकता है, तो फॉर्मूला यूज़ करते जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अनसाइंड नंबर। अनसाइंड मतलब आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मेरा एक डेटा टाइप है जो कि अनसाइंड है, डेटा टाइप है जो कि एक अनसाइंड नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग डुप्लीकेट करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अनसाइंड नंबर का मतलब है कुछ साइन नहीं है उसमें, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक यहाँ पे साइन के बदले हम लिख रहे हैं अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर C, और इसका वैल्यू सपोज हम कुछ टाइप, हम बहुत बड़ा टाइप कर सकते हैं, 255 तक टाइप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सपोज मान लीजिए 25 टाइप किया या कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हैं, या 65 भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अनसाइंड नंबर को कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप बोलेंगे ये डेटा टाइप अनसाइंड है, पहला रूल ये है कि अनसाइंड नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है पोजीशन, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता साइन के लिए, क्योंकि वो साइन नहीं है, तो वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। डेटा को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 हो गया तो हम उसको 2 रेज़ टू द पावर 7, अगर यहाँ पे 1 हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर 1 हो गया तो वो डेटा के रूप में रहेगा। सो 1 हो गया वो मोस्ट सिग्निफिकेंट, जैसे एक नंबर हुआ सपोज, जैसे हम ये बताते हैं आपको, ये नंबर हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर ये साइन होता तो इसका मीनिंग अलग होता, साइन होता तो बोले 2 रेज़ टू द पावर 7 इंटू -1, अगर ये साइन होता तो। क्योंकि ये साइन नहीं है तो -1 नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली अपना जो पॉजिटिव 1 था वही रहेगा। तो इसका वैल्यू आप देखेंगे 128 है, इसको 2 टू द पावर 7 करेंगे और ये सारे के सारे 0 है तो 0 हो, तो फाइनली ये 128 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है, साइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो खैर ये तो हुआ अपना 128। तो अनसाइंड कैरेक्टर का क्या रेंज हो सकता है अगर सारे 0 हुए सपोज, सो फाइनल आंसर क्या हुआ 0, क्योंकि इसमें कोई साइन है भी नहीं और उसका वैल्यू भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। और अगर आप इसको 111 और 111 सारे 111 हो गए तो ये आपके हो जाएगा, जैसे पिछले स्लाइड में हमने किया था, पिछले स्लाइड में किया था हमने वो ये सारे 11, तो ये सारे एज 64 तक रहेंगे, ये प्लस 128 हो जाएगा। अगर ये प्लस 128 हो जाता है तो उसका आंसर कुछ और आएगा। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसका फाइनली सॉल्व करेंगे तो इतना आया, ये -128 नहीं प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 120 फाइनली क्या हो रहा है, ये एक फाइनल वैल्यू आ रहा है
127 प्लस 128 जो कि 255 है। सो हाईएस्ट वैल्यू है। सो लोएस्ट वैल्यू सबसे न्यूनतम वैल्यू होगा 0 और हाईएस्ट वैल्यू होगा 255। तो आपको ये याद रखना है कि जब साइंड नहीं होता, जब वो डेटा अनसाइंड होता है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी खाली डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो वह आपका जो रेंज है वो डबल टाइप हो जाता है, ठीक है, जो अनसाइंड वर्सेस साइंड में। साइंड में अगर 127 हाईएस्ट है तो ये उसके डबल टाइप हो गया, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि मेमोरी में किस तरह से स्टोर्ड है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। ये तो हमने बताया था कि साइंड वर्सेस अनसाइंड, जो बाइनरी नंबर उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है जिसको हम लिखते हैं, ये साइंड है, अनसाइंड नहीं, मतलब क्या है कि अब हमको नंबर में लिखना है ना। तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जो यही है 65, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो हमने कोशिश किया था, तो फाइनली एक वैल्यू आया था 0100, है ना। तो ये आपके पास आ गया। लेकिन अब हमारा गोल जो है, हमारा उद्देश्य थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हमको क्या करना है, हमको एक कुछ नेगेटिव नंबर लेना है और उसको कैलकुलेट करना है। सो मान लीजिए हमारा नेगेटिव नंबर है -2। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जैसे कैरेक्टर C इक्वल टू हमने -2 लिख दिया, तो आपको दिख रहा है नेगेटिव नंबर है -2, या चलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं सपोज -5 लेते हैं, ठीक है। -5 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे आप, तो एक गाइडलाइन होता है टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। तो प्रोग्रामिंग में जो नंबर होता है उसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर को, सो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले हम उसको बाइनरी में जो नंबर होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जो मेन है, साइन को हटा देते हैं। तो -5 जो आपको दिख रहा है, -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, वो क्या हुआ, वो खाली 5 हुआ। तो पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। सो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है कुछ वैल्यू आएगा, तो मैं लिखता हूँ 1100 जैसा करके 0101। सो ये आया, पॉजिटिव नंबर है, मतलब 5। अब जब टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन होता है तो उसमें एक गाइडलाइन होता है कि पहले उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप उसको इन्वर्ट कीजिए, जो भी आपका आया है नंबर, जो भी आया है, इसको आपको उल्टा करना है, उल्टा। सो वंस कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं हम, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 आते जाएगा, और जहाँ पे 1 है वहाँ 0 आते जाएगा। सो ये हो गया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसमें +1 एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया था, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे +1 करना है। तो एक नंबर जोड़ेंगे, खाली एक नंबर ही जोड़ना है और कुछ नहीं है, तो +1 करती है। तो इसका एक फाइनल रिजल्ट आएगा जब सॉल्व करेंगे, तो है ना, फाइनल रिजल्ट आएगा इसके बाद। तो आप देखेंगे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 1 जुड़ गया, तो फाइनली क्या आंसर आ रहा है, फाइनली आपका जो आ रहा है ये आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, है ना। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट था, तो इसको बोलेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। इस नोटेशन में ये फाइनली 1 1 1 1 1 0 0 नहीं आएगा एक्चुअली, ये 1 यहाँ पे आ गया, हाँ, तो ये आ गया आपका 0 1 1। सो तो ये नंबर है 1 1 1 1 1 0 1 1। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सो जब -5 को आपको स्टोर करना है मेमोरी में, तो आप इस नंबर को देखिएगा और मेमोरी में स्टोर करेंगे। ये 1 आया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये 0 है, यहाँ पे भी 1 आ गया, और ये सारे 1 हैं, ठीक है, ये सारे 1 हैं। तो आपको याद रखना है टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, जो नेगेटिव नंबर होता है हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब आप डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल करेंगे तो -128 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये -128 है ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे सही में, तो ये हो गया -128, और बाकी सारे प्लस रहेंगे एज इट इज़, 2 टू द पावर जो हम बात करते हैं ना, 2 टू द, ये 64 हो गया, 64, फिर नेक्स्ट वाला 32,
फिर नेक्स्ट वाला 16, तो ये तो आपके 64, 32, 16, और ये हो गया आपका 8, और 0 का तो 0 ही रहा, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 1 लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो ऐसे करके तो ये पूरे 8 बिट्स हैं, ये पूरे 8 बिट्स, ये जो पूरे 8 बिट्स हैं मैंने इसको लिख दिया। जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगा कि कुछ और आएगा। इसको आप टोटल करेंगे, ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली -5 आएगा। तो हमने जहाँ से शुरुआत की वहीं पे वापस आएगा। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि ये सही है। तो आपको नेगेटिव नंबर की तरफ ध्यान देना है, वो 2's कॉम्प्लीमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर आप जानते हैं कि मेमोरी में ये ऐसा स्टोर होने वाला है, तो जो मैंने 7 टेस्ट केसेस दिए थे, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व होते हुए मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ नेगेटिव नंबर। अब क्या करते हैं कि अब हम जाते हैं इंटीजर की तरफ। इंटीजर थोड़ा बड़ा होता है एक्चुअली, ठीक है, तो उसका मेमोरी भी बड़ा होगा डायग्राम में। तो आपको बस ध्यान रखना है इंटीजर के लिए कि जब भी कोई इंटीजर वैल्यू होती है ना, तो अभी अब इंटीजर के बारे में बात करेंगे। इंटीजर x इक्वल टू, अब देखिए इंटीजर को लिखने में तो अब हम 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर हमने लिखा तो मान लीजिए 5 भी लिखें। तो 5 लिख रहे हैं तो फाइनली बाइनरी में हम लिखते हैं इसको 101, हर कोई लिखता है 101, ठीक है। 101 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो 5 है। लेकिन इंटीजर में टोटली 32 बिट्स होते हैं, 4 बाइट्स, तो टोटल 32 बिट्स हुए। तो जो लेफ्ट साइड में बहुत सारे 0 आएंगे, आपके 0 0 0 बहुत सारे आएंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसलिए हम खाली 101 लिख देते हैं मेमोरी में वो, लेकिन कैसे स्टोर होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 ही नोट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 5 का एग्जांपल लिया, तो मेमोरी में क्या होगा वो, तो उसको आप अगर रियली ब्रेक करेंगे मेमोरी के फॉर्मेट के लिए, तो टोटल वो जो होगा बहुत सारे जीरोज होंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक ग्रुप बनाता हूँ। जैसे ये हुआ टोटल 0, ये हुए आपके 4 बाइट हुए ना, तो ये वाला आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की तरफ बन गया ग्रुप, ठीक है। उसके बाद एक और बना रहा हूँ, ये सेकंड बाइट हो गया उधर साइड से, ये तो 3 बाइट तो यहीं पे हो गया आपके, देखेंगे जैसे मैंने सीक्वेंस बनाया गैप बना करके, ठीक है, देखिएगा गैप बना रहा हूँ मैं, ये 3 बाइट ये हो गया। और आखिरी का जो बाइट है, जो खाली सिंगल बाइट होता है, वो तो आप भी टाइप कर सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 1। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये टोटली के जो है टोटल है, ये एक बाइट हुआ, ये जाएगा सिंगल बाइट में, फिर ये नेक्स्ट वाले बाइट में, फिर ये नेक्स्ट वाले में, और फिर ये नेक्स्ट वाले में। सो इस तरह से पूरा 32 बिट ऑफ डेटा मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा, मतलब जैसे अभी तो मैंने x इक्वल टू 5 लिया था, मान लीजिए मैं 5 के बदले बोलता हूँ कि इंटीजर y इक्वल टू -1। सो जहाँ नेगेटिव नंबर आया तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर -1 को हम देखने की कोशिश करते हैं, सपोज मान लीजिए कि अभी हमने जैसे इतना प्रयास किया, ठीक है, तो -1 को देखने की कोशिश, तो -1 का हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट मतलब +1 लेंगे, उसको हम बाइनरी में लिखेंगे, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो अगर आप देख रहे हैं तो बाइनरी में जब लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 जो है वो क्या हुआ, वो तो 1 ही हुआ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ टाइपिंग करने के बदले, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो इतना है, लेकिन ये मैंने 5 के लिए किया था, तो 1 के लिए तो और सिंपल है, 1 के लिए तो खाली आखिरी में 1 आएगा, तो ये तो आ गया आपका 1 आया वैल्यू। अब इसको आपको क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट लाना है, मतलब उल्टा करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 1's कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप जो कर रहे हैं आप वो करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको मैं जगह दे देता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये जो नंबर है, तो इसको जगह देंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, 1's कॉम्प्लीमेंट सारे उल्टा हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 होते जाएगा। तो क्या होता है कि जब नंबर ये नंबर मेमोरी में स्टोर होने चालू होंगे, जो मैं आपको लिख अभी टाइप कर रहा हूँ, ये फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन आपको इंटरमीडिएट स्टेप बता रहा हूँ अभी, ठीक है। 0 हो गया। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, खाली +1 करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट में, राइट। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 करेंगे तो हम सीधा यहाँ जा रहे हैं, और हमको क्या करना है, हमको आखिरी में एक तो +1 करना है, तो यहाँ पे +1 डाल देंगे, +1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम +1 जो किए हैं उससे हमको क्या फाइनल आंसर मिलने वाला है। सारे के सारे जो हैं वो ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे आपको दिखाई देंगे 1, तो सारे 1 हो जाते हैं।
तो फिर आपको समझ में ये आ गया होगा कि ये आ गया 1, ठीक है, और सारे 1 आ गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि -1 जो होता है वो मेमोरी में 32 बिट 4 बाइट है ना, 32 तो 32 बिट्स सारे पोजीशन 1 1 1 1 हो जाएंगे। तो अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो आपको, अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा अरे ये सारे 1 कहाँ से हो गए, मैं तो खाली -1 लिखा था, ठीक है। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और जो नंबर आप लेते हैं उसका अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको उसको कन्वर्ट भी करना है, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, ताकि आपको मालूम चले कि मेमोरी में कहाँ पर है। तो ये तो बात हुई पॉजिटिव नंबर, ये हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसमें भी साइंड और अनसाइंड दोनों का मीनिंग रहता है। तो इसमें बिट पोजीशन 0 इधर से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 जाते थे, बिट पोजीशन 31, सो ये बिट पोजीशन 31 हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। सो MSB हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन नंबर 31, ठीक है। अब वो अगर नेगेटिव, अगर वो अनसाइंड नंबर है तो बिट पोजीशन अगर अनसाइंड है तो वो उसका MSB का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो खाली डेटा को स्टोर करता है। लेकिन अगर वो साइंड नंबर है, जैसे हमने अभी लिखा था यहाँ पर कंप्यूटर में, तो -1 है ना, या x = 5 है, तो हम बोल रहे हैं ये साइंड इंटीजर है, x और साइंड इंटीजर y दोनों साइंड है, तो उसमें उसका मीनिंग होता है। लेकिन 0 हुआ तो हमको मालूम है 0 ही रहेगा, और अगर 1 हो गया तो वो नेगेटिव नंबर रहेगा, ठीक है। सो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, और ये हुआ लीस्ट सिग्निफिकेंट। इधर साइड से देखेंगे तो ये पूरा बाइट है, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और इधर आ गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। उसमें फिर बाइट के बारे में बात करें क्योंकि 4 बाइट्स हैं, ठीक है, और बाइट के अंदर ही बात कर सकते हैं उसमें से कौन सा बिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ कवर करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि मेमोरी में ये जो बिट्स और बाइट्स होते हैं कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि हमने जो प्रोग्राम रियली में लिखा था उसको कैसे सॉल्व करें, क्या हो सकता है। तो मैं अभी डेमो एक्सरसाइज दूंगा लैब में, जो हमने किए थे, बहुत सारे असाइनमेंट किए थे हमने एक एक करके, ठीक है। अगर असाइनमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो हम चलिए असाइनमेंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो कोड था बाइनरी डेटा, मैंने इसको लिख रखा है, ठीक है, ऑलरेडी कोड कर रखा है, लेकिन दूसरे फॉर्म में कोड किया है, मैंने एक्चुअल प्रोग्राम के रूप में नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने प्रोग्राम में 7 टेस्ट केसेस बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट केसेस थे, 7 ठोक थे, ठीक है, और सारे मैंने कमेंट कर दिए क्योंकि एक एक करके समझेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक करके समझेंगे तो हमको आसानी भी रहेगी। सो C का वैल्यू 250, पहले वाले में क्या था, C का वैल्यू 255 था। सो 255 आप ध्यान से सोचिएगा कैरेक्टर है, वो भी क्या किया है हमने, ये साइंड डेटा टाइप है। साइंड डेटा टाइप में C का वैल्यू अगर 255 होता है मतलब सारे बिट पोजीशंस 1 हो गए, 255 मतलब सारे 1 हो गए। अब जब सारे 1 हैं और बोल रहे हैं कि ये खाली कैरेक्टर डेटा टाइप है, सो कैरेक्टर डेटा टाइप का जो पॉजिटिव वैल्यू का रेंज होता है 127 रहता है, ठीक है। क्योंकि सारे 1 है तो ऑटोमेटिकली ये -1 की तरफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं इस प्रकार का जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था, टेस्ट केसेस बहुत सारे लिखे थे हमने, ठीक है। तो हम जैसे पहले टेस्ट केस की तरफ जाते हैं सपोज, तो पहले टेस्ट केस में जाएंगे तो हमने क्या लिखा था, इसका आंसर बोला था -1 आएगा, 255 है ना, -1 आएगा। तो चलिए देखते हैं रन करके। तो मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है, मैं पहले वाले लाइन को कमेंट से बाहर ले आता हूँ। ये पहला लाइन है, इसको कोड करके कंपाइल करेंगे। सो आंसर क्या आया, हमने 255 लिखा है लेकिन डिस्प्ले हुआ -1, क्योंकि सभी उसमें 1 है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। 255 मतलब सारे 1 मतलब चूंकि ये साइंड कैरेक्टर हो गया ना, साइंड कैरेक्टर हो गया तो साइन भी 1 है, सब कुछ 1 है, तो ये फाइनली -1 हो जाएगा जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि ये धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि हाँ मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट 128 था। अब 128 को देखिए, मैंने टाइप किया 128, ये साइंड है, लेकिन साइंड में जो 128 होता है, अगर आप देखेंगे रियली 128 क्या होता है, 128 अगर होता है
चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप 128 बोलेंगे तो यह टेक्निकली 1000 ये ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने तो ये 100 ऐसा डाल दिया 128, लेकिन वो हमने सी को असाइन किया, ठीक है, और बोला कि ये 128 ये है, लेकिन सी बोलेगा अरे ये तो साइन बिट हो गया। तो साइन बिट हो गया तो क्या मतलब है? साइन बिट मतलब मैंने कहा था 2⁻7 इंटू -1, सो ऑटोमेटिकली ये -128 हो जाएगा जब हम इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा लॉजिक प्लान था कि 128 होना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव में चला गया, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जैसे वो नंबर होता है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो अब देखेंगे -128 आ गया। सो इस तरह से एक एक करके अब जब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हमको समझ में आने लग जाएगा कि अरे हाँ ये रियल में इसका कुछ अलग इशू है ना। तो ये 128 हो गया इस केस के लिए। तो चलिए इसको भी कमेंट कर देते हैं यहीं पर। अब हमारा तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। सपोज हमारा तीसरा वाला था -1 वाला था, है ना। तो इसको भी यहाँ ले आते हैं ऊपर की तरफ। तो हमने सी का वैल्यू -1 डाला है और उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नोटेशन जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सी का वैल्यू -1 है, मैंने -1 कहा था कि सारे बिट पोजीशन 1 होंगे, इस तरह से होंगे, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि ये -1 है तो -1 क्या होता है कि सारे पोजीशंस 1 होते हैं, ठीक है। अब इसको आप रन करेंगे तो आपको अलग प्रकार का आउटपुट लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ हमारा। तो टेस्ट केस 1 हमने कवर किया। टेस्ट केस 2 जो था हमारा, उसमें हमने 128 वाला डाला था, याद कीजिए। तो ये -128 आया हमारे रन टाउन में, जो कि करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। तीसरा वाला जो अभी सॉल्व कर रहे हैं -1 डाल रहे हैं, तो इसमें -1 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए कि FF की FF। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे FF आना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ मैंने भी टाइप किया है यहाँ पर। आप देखेंगे तो मैंने इसको इतना ही टाइप किया है, ठीक है। लेकिन जब आप रन करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये आंसर तो कुछ और आ रहा है, आंसर डी आ रहा है, ठीक है। FF 4 बार क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमारा मिस्टेक नहीं है। कई लोग जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं सोचते हैं प्रिंटफ बहुत सिंपल है, लेकिन प्रिंटफ और स्कैनफ सबसे टफ होता है, क्योंकि आप उसके बारे में जितना पढ़ेंगे जितना जानेंगे आपको लगेगा कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रिंटफ और स्कैनफ दो लाइब्रेरी फंक्शंस को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं C = -1। जो C होता है ना वो एक कैरेक्टर है इस एग्जाम्पल में, लेकिन प्रिंटफ का एक रूल होता है, जो कैरेक्टर होता है वो प्रमोट करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर -1 अगर आपको तो ये क्या किया, C = -1 को इंटीजर में प्रमोट कर दिया है। इंटीजर में प्रमोट करेगा तो बोलेगा -1 एज एन इंटीजर है ये। तो -1 इंटीजर है, मतलब सारे के सारे 32 बिट पोजीशंस -1111 है। तो फाइनली वो FF करते जाएगा। तो इसने कन्वर्ट किया, तो ये एक रूल आया है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर नहीं रहा, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गया। ये जो रूल है सी प्रोग्रामिंग का, ये शुरू से कोई नया रूल नहीं है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रमोशन। जो आपका आर्गुमेंट्स होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, कैरेक्टर को इंटीजर में प्रमोट कर दिया है। तो ये बस उसको -1 को इंटीजर के रूप में ट्रीट करेगा, तो इतना बड़ा वैल्यू आएगा, इतना बड़ा, ठीक है। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन हेक्साडेसिमल में बहुत सिंपल है। आप बाइनरी नंबर को आसानी से, ये F हो गया, आसानी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे F हो गए, ठीक है। 15 है, ये भी 15 है, इसका ये भी 15 है, ये भी F हो जाएगा। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो सारे F ही हो रहे हैं, कुछ बचा नहीं है हमारे पास, ठीक है। सारे F हो रहे हैं, तो सारे F हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस उसको F मान के चलिए, F हो गया। सो टोटल 8 टाइम F होगा, ठीक है। तो आप जब इसको रन करते हैं इस कोड को, तो बोलेंगे हाँ मेरे को तो आंसर FF आ रहा है ना। तो इसको कोड करेंगे, रन करेंगे तो FF 8 टाइम आया। तो इसीलिए आया है वो, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपका -1 है, ठीक है। सो सॉरी, हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ये वाला कोड। अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट वाला क्या था हमारा असाइनमेंट में, टेस्ट केस नंबर 4 था, ठीक है। टेस्ट केस नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि अब हम 256 डाल रहे हैं कैरेक्टर में, और इसको हमने कहा था कि ये ओवरफ्लो है कि कंपाइलर डिपेंडेंट है कि 0 है ना। तो इसका 2 आंसर आ सकता है, क्योंकि
कंपाइलर डिटेक्ट कर लेगा कि ये इतना बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता, तो एक वार्निंग देगा, लेकिन जब रन करेंगे तो ओवरफ्लो हो चुका है तो 0 आ जाएगा। तो वार्निंग भी मिलेगा और 0 भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं इधर। तो अब इसको हम देखते हैं, ये वाले तो इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक एक करके हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और आंसर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कहा था चौथा वाला, तो चौथा वाला हमारा था ये 256। ठीक है, तो इसको अब हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो जब कंपाइल करेंगे तो आपको देखिएगा कंपाइलर खुद बोलेगा कि कुछ इश्यू दिखाई दे रहा है। कैरेक्टर का वैल्यू 256 डाला है जो कि उसकी लिमिट सीमा से बाहर है। अगर कंपाइलर अच्छा होता है तो एक वार्निंग देता है, तो ऑटोमेटिकली बोल दिया कि ओवरफ्लो कंडीशन आ रहा है, लेकिन कंपाइल कर दिया उसने, बोल रहा है मैं 256 से 0 में ले आऊँगा इस वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली दे रहा है और जब रन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है जब आप कोड लिखते हैं या रिव्यू करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। प्रिंटअप में सारी चीज़ें आ रही हैं एक एक करके। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिएगा 5वां टेस्ट केस, उसमें हमने क्या किया था, i का वैल्यू -2, तो ये नेगेटिव नंबर है। -2 मतलब नेगेटिव नंबर। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था -2 का, तो पूरे FF पूरे 1 करके आए थे बहुत सारे, और आखिरी में कुछ और आया था, है ना। तो आप देखेंगे -2 वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको भी कॉमेंट कर देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो अब -2 वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये था हमारा -2 वाला एग्जाम्पल, ये -2 को भी ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, -2 जो है पूरा -1 था, सारे के सारे 1 रहते हैं, पूरे 32 बिट पोजीशंस 1 1 1 1 1 रहेंगे। ठीक है, तो -2 में थोड़ा सा फेरबदल होता है जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, है ना। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, यहीं पे कर देता हूँ 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के लिए। पहले 2 लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, 2 को क्या होता है, 2 फाइनली अपना 1 0 होता है, आपको मालूम है बाइनरी में, और उसके लेफ्ट साइड में सारे 0 रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँगा उसको तो ये बहुत लंबा सीक्वेंस है, लेकिन लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, तो मैं टाइप करते जा रहा हूँ फास्ट, आप उसको कैचअप कीजिएगा। ये है आपका 2। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इन्वर्ट हो गया, तो सारे 1 1 1 हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, तो 1 1 0 1। अब इसमें +1 करना है, अपने को +1 करना है यहाँ पर, तो हम जब +1 का प्लान करते हैं तो यहाँ +1 कर देंगे। सो फाइनल वैल्यू क्या आएगा हमारा, फाइनल वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो 1 1। ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम -2 को कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। 1 0 हुआ, ठीक है, और ये होता है F। तो ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपको F मिलेंगे। ये भी F मिलेगा, ये भी F मिलेगा, ये भी F मिलेगा, ये भी F हो गया, ये भी F हो गया। ये F नहीं है, ये होता है एक्चुअली, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये E होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका FF आखिरी में E आएगा। ठीक है, तो आपको बस वो ध्यान रखना है। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ -2 को, अब देखिएगा तो ये कंपाइल हो करके FF लास्ट में E आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि मेमोरी में जब स्टोर होता है डेटा, अगर आप समझ गए हैं तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ, दूसरे वाले की तरफ जाते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया है। ठीक है, 6वां टेस्ट केस क्या था, हमने इंटीजर आई था और उसको 256, और 256 को हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले करना है। तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बी होना है। क्यों होना है, क्योंकि 256 डेसिमल है। हेक्साडेसिमल क्या हुआ, हेक्साडेसिमल आपका 100 होगा। 256 को आप बाइनरी में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 256 को अगर बाइनरी में डालते हैं आप, है ना, तो ये भी अपने को समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक है, तो 256 को आप बाइनरी में डालने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो 256 बाइनरी में क्या हुआ, खूब सारे 0 दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और ये फाइनली 1 फॉलोड बाय 8 zeros होता है। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको फास्ट लिख रहा हूँ अभी। तो क्या है कि ये आपके 8 0, ये हुआ 256, 2 to the power 8। सो ये 2 to the power 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला 8 हुआ। तो आप इसको देखेंगे, ये तो 0 0 हो गया। बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे, इसको हेक्साडेसिमल अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको सारे 0 0 ही मिलेंगे। आखिरी में ये वाला जो सीक्वेंस था, ये आपको 1 मिलेगा, इसके बाद ये चार्ट होगा, ये 0 मिलेगा और ये 0 मिलेगा। तो फाइनली वो जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो 0 ही रहेगा, 1 0 0। ठीक है,
तो अगर आप इसको रन भी करते हैं तो ये फाइनली हेक्साडेसिमल में उसको दिखाएगा 100। ठीक है, तो चलिए आखिरी वाला देखते हैं इसमें क्या आया। आखिरी वाले में हमने जो रन किया था तो हमने नेगेटिव कर दिया। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया है, आई का वैल्यू -256 कर दिया है। पहले 256 था, -256 को अगर आप प्रिंट करते हैं तो 100 नहीं होगा, वो ठीक उसका उल्टा होगा, क्योंकि 1's कॉम्प्लीमेंट फिर 2's कॉम्प्लीमेंट लाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर दिखाई देगा, वो जो हम लिख रहे हैं आखिरी में FF00, ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी आप 1's कॉम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको पता, 1's कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर 2's कॉम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉमेंट कर दे रहा हूँ पुराने वाले को, और हमारा जो आखिरी वाला है, आखिरी वाला था -256। ठीक है, तो -256 को भी आपको फिर लिखना पड़ेगा इसी फॉर्म में। तो बहुत सारे 1 दिखाई देंगे और जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा, वहाँ पे 1 था वहाँ 0 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, जब ऐसा करेंगे आप, इसको आपको खुद करना पड़ेगा, तो बहुत सारे 1 दिखाई देंगे आपको। ठीक है, फिर एक 1 आएगा और फिर लास्ट में आपको 4 0 और 4 0 आ जाएंगे। फाइनली लास्ट वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फाइनली क्या होगा, बहुत सारे F's होंगे, उसके बाद 0 0। तो इसको जब रन करते हैं तो आपको एक डेटा मिलेगा, ये सारे आपको 6 ठोक F मिल गए और आखिरी वाला 0 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने जो लैब एक्सरसाइज कराई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो डेटा होता है उसको बिट्स और बाइट्स में देखना बहुत ज़रूरी होता है, वो साइंड है कि अनसाइंड है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए, उसको ट्रबल शूट करने के लिए, डिबग करने के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपके से फिर से अगले क्लास में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।